हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोएटमिक गैस, डाईएटमिक गैस, ट्राईएटमिक गैस एंड पॉलीएटमिक गैस का कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और उसका स्पेसिफिक हीट का जो इक्वेशन है वो कितना है और उसको हमको सॉल्व करके देखेंगे। ये वीडियो जो आपको रहेगा थोड़ा सा आपका डेरिवेशन बेस ज़्यादा रहेगा और इस पे स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट लगता है जो कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। अगर आप अभी तक स्पेसिफिक हीट को नहीं जानते हैं अच्छे से तो स्पेसिफिक हीट का वीडियो आप देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको बेसिक कंसेप्ट थोड़ा बता दूंगा कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है, फिर भी आपको बेटर नॉलेज के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मालूम होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए आप थर्मोडायनेमिक्स का स्पेसिफिक हीट का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं उसको लिंक में भी डाल दूंगा नीचे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोएटमिक, डाईएटमिक, ट्राईएटमिक एंड पॉलीएटमिक। तो स्पेसिफिक हीट होता क्या है, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले हीट कैपेसिटी को आप समझिए। हीट कैपेसिटी क्या बोलता है कि अगर मेरे को कोई भी, समझ लीजिए कोई गैस है या कोई लिक्विड फॉर्म में है, तो उसका मैं टेम्परेचर को राइज करना चाहता हूं अगर, तो उसका जो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन के आसपास में अगर मैं चेंज करना चाहता हूं, ठीक है, 1 डिग्री चेंज करना चाहता हूं, केल्विन हो या सेल्सियस में हो, तो वो 1 जो डिग्री में चेंज करना चाहता हूं उसके लिए मुझे कितना डेल क्यू देना पड़ेगा, मुझे उसके लिए कितना डेल क्यू देना पड़ेगा, तो वो होता है आपका हीट कैपेसिटी। ठीक है, ठीक है। अब ये हीट कैपेसिटी होगा। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गया है आपस में। अब मुझे ये नहीं मालूम कि वो जो क्वांटिटी है वो कितनी है, तो अगर मैं उस क्वांटिटी को स्पेसिफाइड कर दूं पहले से ही, तो वो स्पेसिफाइड का मतलब मान लीजिए कि मैं 1 kg के आसपास का वो सॉलिड पीस ले लिया हूं या फिर 1 लीटर का लिक्विड ले लिया हूं और उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहता हूं, 1 डिग्री बढ़ाना चाहता हूं मतलब मैं, तो वो 1 kg मैंने क्या कर दिया, स्पेसिफाइड कर दिया। तो इसके लिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है। अब अगर आप गैसेस फॉर्म में जाएंगे तो गैसेस फॉर्म में आप उसको केजी में या इस टाइप से आप इसको नहीं तौल पाएंगे या उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। तो जब आप गैस फॉर्म में जाते हैं तो गैस फॉर्म में उसको कैसे मेजर किया जाता है, उसे हम मोल के फॉर्म में मेजर करते हैं कि 1 मोल मतलब इतने एवोगाड्रो नंबर्स, मतलब 6.023 2423 आपके एटम्स होंगे उसके अंदर में, और उसे हम 1 मोल बोलते हैं। तो वो मोलर फॉर्म में आ जाता है। तो जब उसको एक मोल के फॉर्म में लिया जाए, जैसे कि हमारा गैस है, ठीक है, तो गैस को एक मोल के फॉर्म में अगर मेजरमेंट किया जाए और उसका एक स्पेसिफिक हीट निकाला जाए कि 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाना है मुझे, ठीक है, 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाना है, तो उसी कैसे मेजर किया जाए, तो उसके लिए उसको बनाया गया 1 मोल वाले के लिए, तो उसे बनाया गया मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। अब ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो था, इसको दो हिस्सों में बांटा गया था। पहला एक कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा एक कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब अगर एक गैस का सिस्टम लिया जाए तो उस गैस में हम क्या करते थे, दो चीजें करते थे। सबसे पहला करते थे कि जो जो भी कंटेनर हम ले रहे, जो भी कंटेनर के अंदर में गैस है, उसका जो सिस्टम है हमारा, उसको अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम रख दूं, तो वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट रख दिया, तो जैसे जैसे मैं उसको हीट दूंगा वैसे वैसे उसका टेम्परेचर राइज होगा। ठीक है, तो वो वॉल्यूम कांस्टेंट वाला हो गया। उसके बाद एक और आता है कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कि वॉल्यूम बढ़ते जाएगा चलेगा पर प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, तो वो हो गया आपका कांस्टेंट प्रेशर। और इसमें एक इक्वेशन भी हमारे पास में निकल के आता है जिसे हम मेयर्स फॉर्मूला बोलते हैं, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। ये हमारा मेयर्स फॉर्मूला है। Cp मतलब कांस्टेंट प्रेशर, Cv मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम एंड R इज अवर रियल गैस कांस्टेंट। देखिए मैं डिस्क्राइब में नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसको मैंने पहले ही बता चुका हूं, मैं आपको बस एक रिकॉल करवा रहा हूं कि ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अभी ये चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं मोनो एटमिक गैस के पीछे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, मोनो एटमिक गैस।
तो मोनो एटॉमिक गैस में पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर में। तो मोनो एटॉमिक गैस जो है वो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्वायर्ड करता है, मतलब कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम वो रख सकता है अपने पास में। तो मोनो एटॉमिक गैस जो है वो टोटल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रख सकता है। तो एक एवरेज अगर एनर्जी निकाला जाए, कितना एवरेज एनर्जी, तो एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का एवरेज एनर्जी कितना होगा, तो एक मॉलिक्यूल का जो एवरेज एनर्जी है वो कितना है 3/2 kBT। और यही बाद में हर एक डिग्री को कितना दे देता था आपका, फॉर 1 डिग्री के लिए कितना दे देता था वो बाद में एनर्जी को, ½ kBT इतना दे देता था। तो वो जो एवरेज एनर्जी था वो कितना था, वो एवरेज एनर्जी 3/2 kBT था। ओके है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी हम देते थे, ये एनर्जी होता क्या था, ये एक्चुअल में आपकी एनर्जी होती थी आपका टोटल इंटरनल एनर्जी। कितना होता था, टोटल इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इससे पहले ये एनर्जी को मैं एक काइनेटिक फॉर्म में ले रहा था कि जितना भी एनर्जी हम देंगे वो उसको मोशन में लगा देता था, पर अब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो वो इंटरनल एनर्जी, अब इंटरनल एनर्जी के बाद में बाकी जो बच गया उसके अंदर में जो एनर्जी थी वो ले लिया, ठीक है, एज ए पोटेंशियल फॉर्म में ले लिया। और उससे काफी सारे एनर्जी के फॉर्म होते हैं, वो आधा हीट फॉर्म में भी चेंज हो सकता है, तो जो बच गया फिर वो उसको बाद में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज कर सकता था। ठीक है, इसके पहले वाले में हम लोग काइनेटिक के बारे में पढ़ रहे थे खाली, और ये चैप्टर भी काइनेटिक के बेस में, इसलिए काइनेटिक के ऊपर मैं आपको बताया था कि ½ mv² का फॉर्मूला लगता है। पर एक्चुअल में जो एनर्जी थी वो टोटल इंटरनल एनर्जी थी, जिसे हम U बोलते थे। कितना बोलते थे, U बोलते थे। ठीक है, तो अब ये स्पेसिफिक हीट की अगर बात हम कर रहे हैं तो स्पेसिफिक हीट का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, अगर डेल Q एनर्जी हम दे रहे हैं तो वो डेल Q एनर्जी पहले इंटरनल एनर्जी में लगेगा, जो इंटरनल एनर्जी के बाद जो एनर्जी बच जाती है वो, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्म लेके चलूं, किसका, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो जो मेरा फॉर्मूला क्या बनता था, P.dV बन जाता था। तो देखिए जो कांस्टेंट वॉल्यूम लूं और P.dV है तो ये dV में जो है वो चेंज ही नहीं आएगा अगर, और मैं यहां dV लूं तो जो चेंज इन dV है और वॉल्यूम में नो चेंज हुआ, नो वॉल्यूम चेंज, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है डेल Q वो टोटल इंटरनल एनर्जी में लग जाएगा। जो भी स्पेसिफिक हीट हम दे रहे हैं वो किसके फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वो एक इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में हो जाएगा। अब बात आती है चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर मैं डेल Q को डेल T से और इसको भी डेल Q को डेल T से लूं तो ये हमारा हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। जितना भी हम हीट दे रहे हैं उसमें जो चेंज आ रहा है टेम्परेचर में, या फिर पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर को कितना हीट हम देना चाह रहे हैं। ओके है, ठीक है। तो इस U का यूज हम करने वाले हैं। ये स्पेसिफिक हीट का आपका फॉर्मूला हो गया, मोलर स्पेसिफिक हीट का। तो Cp का हमारे पास में क्या होता है, देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब Cv, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है, Cv। ठीक है, ठीक है। तो Cv का फॉर्मूला हमारे पास में क्या निकल के आता है, del Q by dt या फिर del U by dt। तो देखिए del U by del T। अब ये जो U है ये क्या है, इंटरनल एनर्जी हमारा यहाँ पास में। इंटरनल एनर्जी जो था एक्चुअल में फॉर मोनो एटॉमिक गैस वो कितना था, 3/2 kBT। बाद में पर डिग्री के हिसाब से वो ½ kBT में चेंज हो जाता है, पर जो एक्चुअल एवरेज वैल्यू थी, जो इंटरनल एनर्जी थी वो 3/2 kBT था। ठीक है, ठीक है। तो ये U की जगह में क्या रख सकता हूं मैं यहाँ पास में, डेल dt, और ये 3/2 kBT। ओके है, ठीक है। अब देखिए यहाँ Cv लिखा हूं मैं, Cv किसके लिए यूज करते हैं, Cv आपका मोलर के लिए यूज करते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर का मतलब मोल के फॉर्म में आ गया, तो इस इक्वेशन को मुझे किस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, मोलर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। मोलर के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, आपको क्या करना है, Na से मल्टीप्लाई कर देना है। दिस स्टैंड फॉर एवोगैड्रो नंबर, गैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, बस इतना सिंपल सा है। तो ये आपका मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर्म में चेंज हो गया, जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम के फॉर्म में। ठीक है, ठीक है। तो देखिए KBNA, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, बहुत सिंपल सा चीज है। KBNA को हम क्या बोलते हैं,
आर बोलते हैं, रियल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो के बी एन ए को हम आर के फॉर्म में ले लेते हैं। तो देखिए, तो डेल अपॉन डेल टी, और ये 3/2 है, के बी एन ए को हम आर और ये टी ले लीजिए। ठीक है, 3/2 और ये आर को आप बाहर निकाल लीजिए, ये आपका डेल टी अपॉन डेल टी के फॉर्म में हो गया। ठीक है, मतलब ये डिफरेंशिएशन है आपका, डेल अपॉन डेल टी और टी को हम फॉर्म में ले रहे हैं डिफरेंशिएशन, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो आपका आंसर आएगा 3/2 आर, जो कि है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मोलर स्पेसिफिक हीट, जो इंटरनल एनर्जी हम दे रहे थे कांस्टेंट वॉल्यूम के फॉर्म में जब हम लेंगे उसमें, तो जो भी एनर्जी हम दे रहे थे कांस्टेंट वॉल्यूम के फॉर्म में लेंगे तो वो बनेगा 3/2 आर। ओके है, 1 मोल के लिए। अब इसी को अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर में चेंज करना चाहता हूं तो मुझे इस फॉर्मूले की अब जरूरत नहीं है, जो कि हम लोग थर्मोडायनामिक्स से पढ़े थे। हमारे पास में मेयर्स का फॉर्मूला है Cp - Cv/R, इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। क्यों हम भाई फिर से इसका डेरिवेशन निकालें और क्यों मैं ज्यादा मेहनत करें हम उसके पीछे। तो सीधा सीधा हम Cp = इस Cv को उधर ले जाएंगे तो Cv + R कर लेते हैं। Cv हम पहले निकाल चुके हैं 3/2 R, और ये R तो दिया हुआ है तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये टोटल बनेगा 5/2 R। देखिए बहुत ही आसानी से Cp भी निकाल लिया हम, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर हम निकाल चुके हैं अब। तो यही है आपका मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो एटमिक गैस। इसका एक और चीज है रेशियो ऑफ कांस्टेंट प्रेशर अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम, इसके बारे में भी पूछता है, जिसे हम रेशियो को डेल से डिनोट करते हैं, ये वाला लैम्डा बोलते हैं वैसे तो इसको। ठीक है, और इसका रेशियो होता है Cp/Cv, डेल नहीं बोलते, लैम्डा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो Cp क्या है 5/2 R, और Cv क्या है 3/2 R, R कैंसिल, 2 कैंसिल, बचेगा 5/3। तो दिस इज अवर द रेशियो ऑफ मोनो एटमिक गैस। सिंपल सा था एकदम। बस एक बार आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है, फिर जो स्पेसिफिक हीट है और जो हम एनर्जी दे रहे थे एक मॉलिक्यूल को, और फिर बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट करता अलग बात है, पर एवरेज जो एनर्जी हम दे रहे थे वो 3/2 kBT था, जो कि मोनो एटमिक गैस के लिए लग रहा था। और उसे अगर हम टोटल इंटरनल एनर्जी को स्पेसिफिक हीट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो स्पेसिफिक हीट में करें तो किस में करेंगे, हम लोग गैस पढ़ रहे हैं हम लोग, और गैस को जनरली हम लोग मोलर फॉर्म में ही लेते हैं। तो हम लोग क्या किए, इसको मोलर फॉर्म में चेंज कर दिए। मोलर में कौन सा, आपका कांस्टेंट वॉल्यूम वाला सबसे पहले ले लेंगे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के फॉर्म में हम लोग निकाले तो हमको ये वैल्यू मिला, और उसका हमारे पास मेयर्स लॉ था, तो इसका यूज करके हम लोग कांस्टेंट प्रेशर भी निकाल लिए। सिंपल सा चीज है। और बाद में इसका एक रेशियो का फॉर्म भी आता है कि आपका कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का जो रेशियो एक है वो कितना आता है, तो इस तरीके से हम रेशियो भी निकाल सकते हैं। सिंपल से एकदम बात है। फिर आप इसको डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मोनो एटमिक गैस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से डाई एटमिक, ट्राई एटमिक और पॉली एटमिक का भी हमको करके देखना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में ही कि ये वीडियो थोड़ा डेरिवेशन बेस्ड ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका मैं नोट्स भी बनाया हूँ तो आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, चाहे तो आप इसमें से भी लिख सकते हैं नोट्स को, और नहीं तो फिर आप सिंपली वीडियो देखिए और समझने की कोशिश करिए कैसे कैसे बन रहा है चीज़ें, और बाद में आपको नोट्स में भी वो चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक है। तो मोनो एटमिक गैस का क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब हम लोग डाई एटमिक करते हैं, फिर ट्राई एटमिक, और फिर बाद में पॉली एटमिक करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो फिर इसको रफ करते हैं। तो अगला हमारा क्या है, डाई एटमिक। डाई एटमिक के काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे O2 है, N2 है, CO है, दुनिया भर के हमारे पास में एग्जाम्पल है डाई एटमिक गैसेस के, हमारे डाई एटमिक गैस मॉलिक्यूल के। ठीक है, ठीक है। तो इसका जो CV रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हमको एनर्जी मालूम होना चाहिए। तो डाई एटमिक का एनर्जी कितना रहता है आपका, 5/2 रहता है, 3 फॉर ट्रांसलेटरी एंड 2 फॉर रोटेशनल। ठीक है, तो 3 + 2 आपका हो गया 5, 3 फॉर ट्रांसलेटरी एंड 2 फॉर रोटेशनल, तो टोटल हो गया 5। ठीक है, ठीक है। तो इसको आप d/dt ले सकते हैं यहाँ पास में, और U है तो U कितना है हमारा एनर्जी, 5/2 kBT। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पास में 5/2 kB। देखिए CV लिए मतलब ये मोलर फॉर्म में है, मोलर फॉर्म में है तो इसको आप यहाँ पास में Na जोड़ दीजिएगा,
तो ये आपका मोलर फॉर्म में हो गया। एवोगाड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देने से ये मोलर फॉर्म में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है ये एनर्जी के फॉर्म में। ये एनर्जी जो हमारा है, ठीक है। फिर d/dt 5/2 kBNA क्या होता है हमारा, R होता है, तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं 5/2 R.T। तो कांस्टेंट वैल्यूज को बाहर निकाल लीजिए और d/dt ऑफ t, t ऑफ d/dt इज 1, तो ये आ गया आपका 5/2 R। सिंपल था एकदम, बहुत ही ईजी, ठीक है। मेयर्स फॉर्मूला का यूज करते हैं तो Cp का वैल्यू आएगा Cv प्लस R। फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5/2 R और ये R, तो ये इधर चला गया तो ये बनेगा 2, मतलब कि 7/2 R। सिंपल आ गया हमारा Cv/Cp। अब हम इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं इसी पॉइंट पे। तो रेशियो क्या है हमारा यहाँ पास में, Cp/Cv का, Cp/Cv, तो ये आएगा 7/2 R अपॉन 5/2 R, 2 कैंसिल, R कैंसिल, आएगा 7/5। दिस इज अवर रेशियो ऑफ Cp/Cv। ओके है, ठीक है। अब ये डायएटमिक होता है अगर इसमें इसका जो गैस है उसका टेम्परेचर को बहुत ज्यादा राइज कर दिया जाए। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा मॉलिक्यूल ले रहे हैं। हर मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर का जो रेशियो है वो अलग अलग, टेम्परेचर का जो राइज पॉइंट है वो अलग अलग होता है फॉर वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए, फॉर वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए, ठीक है। तो वाइब्रेशनल एनर्जी जब एक्स्ट्रा आ जाती है यहाँ पास में, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी हमको देना पड़ जाता है, ठीक है। और वो एक्स्ट्रा एनर्जी टेम्परेचर रेज होने से बढ़ जाता है आपका। तो ये जो 5/2 kBT था उसके जगह में 2 एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, तो वो हो जाता है आपका पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी में, ठीक है। इसको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो वो एनर्जी हाफ kBT जुड़ के kBT बन जाता है और वो एनर्जी इसमें जुड़ जाती है। तो वाइब्रेशनल एनर्जी के फॉर्म में जब ले लेते हैं तो जो इंटरनल एनर्जी है 5/2 kBT जो था हमारा प्लस kBT जुड़ जाता है, ठीक है। kBT मतलब हाफ kBT फॉर पोटेंशियल एंड हाफ kBT फॉर काइनेटिक एनर्जी, और वो दोनों मिलके बनता है वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है। इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका मोलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा और बाकी कुछ नहीं है। फिर ये 2 इधर चला जाएगा तो 5 + 2 7 kBT के फॉर्म में आ जाएगा। तो जो एनर्जी है 7/2 kBNA.T, बस इतना सा था। अगर वाइब्रेशन एनर्जी को ले लेते हैं तो, ठीक है। बाकी तो सेम है। Cv का वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ पास में d/dt 7/2 और इसके जगह R लिख दीजिए और ये T, तो आपका आएगा 7/2 R। इसको अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो T तो वैसे ही हट जाएगा। Cv आ गया तो Cp भी आ जाएगा। तो Cp कितना आने वाला है आपका, Cv प्लस R, तो मतलब 7/2 R प्लस R, तो मतलब कि ये 2 इधर जाएगा तो 9/2 R। तो रेशियो कितना आएगा आपका Cp/Cv का, Cp/Cv का रेशियो आएगा आपका 9/2 R और 7/2 R, 2 कैंसिल, R कैंसिल, 9/7 का रेशियो। ये वैल्यू आपका कब आएगा, जब वाइब्रेशनल एनर्जी ऐड हो जाएगी। आपका जो एनर्जी का लेवल है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब आपने ज्यादा उसको हीट एनर्जी दे दी, तब ऐसा होगा, ठीक है। अगर नहीं देंगे तो नहीं होगा। इसी तरीके से ट्राइएटमिक गैस को भी हम कर सकते हैं। ट्राइएटमिक गैस में 2 फॉर्म चेंज जाता है, पहला एक नॉन लीनियर के लिए और दूसरा आपका लीनियर के लिए। मैंने इसको भी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लीनियर शेप बनाते हैं, ठीक है। जैसे CO2 आपका हो गया वो लीनियर शेप बनाता है, नॉन लीनियर हो गया आपका H2O जो है वो आपका नॉन लीनियर शेप बनाता है। तो उसके कारण जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें चेंज आ जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा उसमें कुछ नहीं है। तो चलिए देखते हैं ट्राइएटमिक और उसका पॉलीएटमिक देखेंगे, ठीक है। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो अगला हमारा है फॉर ट्राइएटमिक। तो ट्राइएटमिक में सबसे पहला हमारा लेंगे हम नॉन लीनियर, ठीक है। तो अगर हम नॉन लीनियर ले लेते हैं, ठीक है, तो नॉन लीनियर में हम क्या ले सकते हैं, नॉन लीनियर में हम लोग H2O ले सकते हैं, और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं इस पे। केमिस्ट्री वाले ज़्यादा अच्छे से इसको जानते होंगे, ठीक है। हमको उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है एनर्जी से, कि एनर्जी कितना लगता है नॉन लीनियर में। तो जो एनर्जी है हमारा इंटरनल एनर्जी वो लगता है आपका 6/2 kB
टी, या फिर इसको 3 kBt के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं इसको। तो ये आपका होगा 3 kBt, और अगर इसको आप मोलर फॉर्म में लेंगे तो .Na का मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा। ओके है, तो इसका जो CV है वो कितना आएगा आपका, CV आएगा आपका du/dt, और d/dt और u का फॉर्मूला है आपका 3 kBTNA.T, इसको आप R लिख सकते हैं और बाकी सबको कांस्टेंट आपको निकाल सकते हैं, d/dt डॉट ये खत्म और आपका आंसर आएगा 3R। बहुत ही सिंपल तरीके से आ गया। तो Cp कितना आएगा आपका, Cp आएगा CV प्लस R, तो CV है आपका 3R और ये R एक्स्ट्रा जुड़ गया तो आपका आ गया 4R। एकदम सिंपल, और कुछ भी नहीं था इसमें। जोड़ दीजिए, सॉरी रेशियो निकाल लीजिए, तो रेशियो आपका है Cp/CV, मतलब 4R/3R, R कैंसिल, आपका आंसर आ गया 4/3 फॉर नॉन लीनियर। ठीक है, इसमें हम लोग वाइब्रेशनल एनर्जी को नहीं जोड़े हैं फिलहाल में, हम लोग चाहें तो आप इसको वाइब्रेशनल एनर्जी भी जोड़ सकते हैं, हम नहीं जोड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शायद मेरे को लगता नहीं कि आपको उसके ऊपर में कोई क्वेश्चन आएगा, पर अगर आ गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है वाइब्रेशन एनर्जी के लिए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपको वाइब्रेशन एनर्जी मालूम है कि इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दो आपका एक्स्ट्रा आ जाता है उसमें और वाइब्रेट करना चालू कर देता है। ठीक है, और अगर उसके बारे में भी नहीं मालूम है कि वाइब्रेशन में कितना एनर्जी लग जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि kBt एनर्जी लग जाता है, और फिर भी अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कितना एनर्जी लगने वाला है, तो आप उसके सामने एक f लिख दीजिएगा यहाँ पास में कि इतना एनर्जी लग सकता है, ये f वाला एक्स्ट्रा एक वैल्यू जोड़ सकते हैं हम f। तो वो जो इक्वेशन है वो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाता है कि f kBt का मतलब कि वो जितना भी वाइब्रेशन होगा उसका आपका ट्राई एटमिक में वो आपका इसमें लिख दिया जाएगा, क्योंकि वो चेंज हो सकता है, ये डिपेंड कर सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे पॉली एटमिक में, तो पॉली एटमिक में आपको वाइब्रेशन उनको मालूम नहीं रहता एक्चुअल में कि वो पॉली एटमिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो डिपेंड करता है ना कि वो किस तरीके से वाइब्रेट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस पे वाइब्रेट हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो वाई एक्सिस पे वाइब्रेट हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो जेड एक्सिस पे ऐसे वाइब्रेट होते हुए जाए। तो वो कितना एनर्जी लेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन हमको वो जब न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा तो उसके हिसाब से हमको पता चलता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका ट्राई एटमिक हो गया फॉर नॉन लीनियर। इसी को फॉर लीनियर के लिए अगर हम लोग लेते हैं तो जैसे कि CO नहीं है आपका, CO2 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का आपका लीनियर होता है। ठीक है, तो लीनियर के लिए क्या है, आपका जो एनर्जी है वो 7/2 kBt होता है। तो जो एनर्जी है आपका 7/2 kBt, और इसे अगर मोलर फॉर्म में लेते हैं तो Na, तो इसको आप लिख सकते हैं 7/2 Na, मतलब ये R और ये T, kBna मतलब R बन जाता है और T। तो इंटरनल CV आपका कितना आएगा यहाँ पास में, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आएगा आपका d/dt, U है आपका 7/2 R.T, तो 7/2 R को आप बाहर निकाल लीजिए, dt/dt, डिफरेंशिएशन ऑफ t इज 1, तो आपका आएगा 7/2 R। दिस इज ऑफ CV। इसी तरीके से CP भी निकाल सकते हैं, तो CP आएगा आपका 7/2 R प्लस R, मतलब कि 9/2 R। ओके है, ठीक है, तो रेशियो कितना आएगा 9/2 R अपॉन 7/2 R, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 9/7। दिस इज अवर रेशियो ऑफ ट्राइएटमिक गैस ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स। सिंपल सा था एकदम। ठीक है, तो इतनी जल्दी जल्दी हो जा रहा है, बहुत एक बन जाना चाहिए बस आपको। पहला अगर पोलो एटमिक बन गया ना, मोनो एटमिक बन गया ना आपका अगर, तो बाकी सब और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, मोनो एटमिक बन गया तो डायएटमिक बन जाएगा, डायएटमिक बन गया तो ट्राइएटमिक बन जाएगा, और इसको आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके रिमाइंड में आ जाएगा कि हाँ ये इसका एनर्जी का जो लेवल होता है वो इतना होता है, kBt हाफ kBt फॉर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए होता है। फिर एक एवरेज वैल्यू निकाली जाती है तो वो आपका 3 kBt होता है फॉर मोनो एटमिक, फिर डायएटमिक में अलग होता है, और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होगा, 2-3 तो ही होगा आपको बस। ठीक है, ठीक है, तो चलिए लास्ट बनाते हैं पॉली एटमिक और उसके बाद में इस वीडियो को क्लोज करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट रहेगा पॉली एटमिक। ठीक है, ठीक है, तो फॉर पॉली एटमिक गैसेस, मतलब कि हमको नहीं मालूम कि जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स अगर हैं तो उसको कैसे किया जाएगा।
तो उसके लिए भी एक सिंपल सा इक्वेशन बना दिया जाता है बहुत ही सिंपल तरीके से। तो जो एनर्जी है वो कितना रहेगा, F/2 kBT, F फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, आपको बताना है कि वो जो पॉलीएटॉमिक है वो कौन सा एटम है, मतलब डाइएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, पेंटाएटॉमिक है, हेक्साएटॉमिक है, कैसे कितना है, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स उसमें जुड़े हुए उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, बस उसको आपको डालिए तो उस हिसाब से फिर आपका इसका कॉन्फ़िगरेशन निकल के आता है, इसका एक इक्वेशन बना दिया जाता है। ठीक है, तो इतना सिंपल सा है ये। इसको अगर आप 1 मोल के फॉर्म में लेना चाहते हैं तो बस आपको Na यहाँ पास में जोड़ना है। तो जो आपका इक्वेशन है वो F/2 kBNA.T बनेगा या फिर F/2 R.T बनेगा। दिस इज अवर इंटरनल एनर्जी। ओके है, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी हमारे पास में निकल चुका है तो हम आराम से CV निकाल सकते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो d/dtu है, तो d/dt और u जो है हमारा F/2 R.T है। F/2 R बाहर निकाल लीजिए, d/dt इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तो हमारा इक्वेशन आएगा F/2 R। ओके है, ठीक। तो Cp का वैल्यू क्या निकल के आएगा हमारे पास में, Cp निकल के आएगा Cv प्लस R। Cv कितना है हमारे पास में, यहाँ पास में F/2 R प्लस R, कॉमन क्या निकलेगा, R बाहर निकलेगा तो बनेगा F/2 प्लस 1 और ये बनेगा R। तो हमारा Cp भी निकल के आ चुका है अब यहाँ पास में। अब हमको रेशियो निकालना है, तो रेशियो कितना निकलेगा हमारे पास यहाँ पास में, Cp/Cv। Cp हमारा दिया है F/2 प्लस 1 R और नीचे आएगा आपका F/2 R, R कैंसिल। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/F/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 2/F। दिस इज ऑफ आवर रेशियो, जिसको हम लैम्डा भी बोलते हैं। ठीक है, इतना सिंपल सा था हमारा ये। तो आई होप आपको भी स्पेसिफिक कैपेसिटी का मोलर एक्चुअल में मोलर स्पेसिफिक ऑफ कैपेसिटी के Cv और Cv के इक्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी ऑफ इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में जो एनर्जी निकलती है उसका आपको इक्वेशन मिल चुका है। तो आप इसके बेसिस पे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले में मैंने सोचा है कि एक वीडियोस अब अलग से बनाऊंगा मैं आपको, हर एक वीडियो में आपका हर एक चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके एक्सरसाइज के उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम लोग देखेंगे। तो जैसे ये सिलेबस खत्म हो जाता है आपका 11th का, वैसे ही मैं इसका सिलेबस भी चालू कर दूंगा आपके न्यूमेरिकल्स वाले, और 11th और 12th के दोनों के चालू करूंगा मैं। तो दोनों में आपके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं जो समझ में नहीं आते हैं, जनरली हमको सॉल्यूशंस तो मिल जाता है, आपको नेट में देखेंगे तो आपको दुनिया भर के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, पर सॉल्यूशंस में आपको ये नहीं बताते कि वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे, सिर्फ आपको सॉल्यूशंस दे दिया जाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियोस हम लोग कोशिश करूंगा कि मैं उसको बना पाऊं, तो थोड़ा समय लगेगा पर कोशिश करेंगे कि वो बन जाए आपका, तो जितने भी बच्चे हैं उनको भी वो यूजफुल हो जाए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी बेस पे ही आते हैं, ऐसा नहीं कि रेफरेंस बुक से अलग से उठा के लेके आ जाएगा। जो भी टॉपिक्स हैं वो आपका रेफरेंस बुक से ही लिया जाता, आपका सॉरी एनसीईआरटी से ही लिया जाता है। तो इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके एक्सरसाइज में कि पूछिए मत, उसको ही सॉल्व कर लेंगे तो आपका इतने सारे कंसेप्ट है जो ना सब क्लियर हो जाते हैं। जनरली क्या होता है कि वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसका रीज़न ये है कि क्या होता है कि जब हम बुक्स को पढ़ते हैं ना तो कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आ जाते हैं उसमें, और उसमें अलग टाइप के कंसेप्ट यूज जाते हैं, मतलब बुक्स में तो रहते ही हैं पर वो हल्का से एक लाइन लिख देगा और उसका एक क्वेश्चन बना के दे देता है, तो उसमें फिर बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, पूरा डिस्क्राइब में तो दिया ही नहीं है बुक में। तो जब वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग बाय द यूज ऑफ रेफरेंस बुक, इधर उधर से अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमको ज्यादा आसानी हो जाता है उस क्वेश्चन को समझने में, और वो कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ठीक है, फिर इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अब अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा स्पेसिफिक ऑफ सॉलिड एंड वाटर के ऊपर में रहेगा, वो भी छोटा सा ही वीडियो रहेगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। और फिर लास्टली हम लोग फ्री मीन पाथ जो हमारा है उसको टॉपिक कवर करेंगे, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मैक्सिमम पार्ट जो है वो अब हम कंप्लीट कर चुके हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का,
तो ये चैप्टर मतलब मैक्सिमम जो पार्ट होता है, जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो सब के सब कवर हो चुकी हैं अब इसमें अब ज्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है काइनेटिक थ्योरी में। ठीक है, तो इस टॉपिक पे कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है और ज़्यादातर डेरिवेशन बेस्ड था, तो इसको आप लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं इस वीडियो को, और जिससे इसका बेनिफिट लोग ज़्यादा से ज़्यादा उठा पाए। और आप हमारा चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं और ये वीडियो आपको बेनिफिट अगर कुछ दे रहा है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना भी जरूर सकते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।